Hello, welcome to the Best Academy of Science, Nagpur. In previous video, we have discussed about synthetic polymer और वहाँ पर हम लोगों ने देखे थे कि पॉलीमर क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किए थे हमने पॉलीमर का। वहाँ से हम लोगों ने सिंथेटिक पॉलीमर को चुना क्योंकि सिंथेटिक पॉलीमर हमारे इस लेसन का नाम है। सो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर दो तरीके के पॉलीमराइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। एक को आप लोग कहोगे एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन कि मैंने इन शॉर्ट आपको बताया था कि एडिशन रिएक्शन से जो पॉलीमर तैयार होंगे उसको आप एडिशन पॉलीमर कहोगे और उस प्रोसेस को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहा जाएगा। कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब ऐसे पॉलीमर जो कंडेंसेशन रिएक्शन से तैयार हुए और उस कंडेंसेशन रिएक्शन का मीनिंग हम लोगों ने समझे थे और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो ऐसी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जहां पॉलीमर बनता है कंडेंसेशन प्रोसेस से, ऐसे पॉलीमर को आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हो। तो उसमें से एडिशन पॉलीमराइजेशन हमें पढ़ना है। सो इफ आई कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ unsaturated molecule ethylene, so this is ethene, IUPAC name, ethylene is the common name, and when this is heated with a Ziegler-Natta catalyst under high pressure, so ऐसा करने पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड और कमजोर पाई बॉन्ड रहने वाले कंपाउंड को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। कहने का मतलब ऐसा कि हमारा जो मोनोमर है वो अनसैचुरेटेड टाइप का है। कार्बन कार्बन के बीच में रहने वाला वीक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और वीक पाई बॉन्ड टूटने के बाद दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी और उसके बाद फिर से दूसरा इथिलीन मॉलिक्यूल भी यहाँ पर ऐड होगा। वैसे ही तीसरा इथिलीन मॉलिक्यूल भी आएगा और वैसे ही एडिशन करेगा और इस तरीके से ढेर सारे इथिलीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में लिंक होते जाएंगे और इस तरीके से मिलेगा आपको पॉलीइथीन। तो ये पॉलीइथीन को अभी कितने मोनोमर्स लिखे सर हम लोग? रिपीटिंग यूनिट 1 2 3 ऐसे हजारों होंगे, लाखों होंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा N। तो ये हो गया सर पॉलीइथीन का स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल मिला है दैट इज बाय द एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन की मदद से हो रहा है। एडिशन रिएक्शन क्या है? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक ही मॉलिक्यूल बनाते हैं विद द क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। और इस एडिशन रिएक्शन से पॉलीमर बन रहा है एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम कहेंगे कि ऐसे पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन से तैयार होते हैं। सो एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, उसके बाद एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड देंगे? सो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स ही देंगे क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड होता है। सो सेकेंड कंडीशन यहाँ प्रॉपर्टी कि अनसैचुरेटेड मोनोमर ही एडिशन पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन को शो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड टूटा, कार्बन कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, फिर दूसरा इथिलीन मॉलिक्यूल अटैच्ड हुआ, तीसरा मॉलिक्यूल अटैच्ड हुआ और इस तरीके से हमारा ये चेन ग्रो होते गया। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है इसे। उसके बाद सर यहाँ पर सिर्फ मॉलिक्यूल एक दूसरे में ऐड होते जा रहे हैं, कोई साइड प्रोडक्ट बाहर में नहीं निकल रहा, जैसे वाटर हो गया या अमोनिया हो गया। सो नो साइड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हियर। तो यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में कभी भी साइड प्रोडक्ट तैयार नहीं होता। नो साइड प्रोडक्ट इज फॉर्म, कोई साइड प्रोडक्ट तैयार नहीं हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद में आप कह सकते हो कि जो भी पॉलीमर तैयार हुआ है, कैसा पॉलीमर था? CH2 N टाइम्स, है ना? तो इसका अभी इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? C2H4N
टाइम्स, अगर आप लोग इसको डिवाइड कर देते हो 2 से तो बन जाएगा CH2n टाइम्स रिपीट होते जा रहा है। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2। जबकि मोनोमर की अगर बात करते हो तो मोनोमर था CH2 डबल बॉन्ड CH2, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C2H4, 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा CH2। मतलब आपके मोनोमर का और पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला आपको समान दिखता है। यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? तो ऐसा फार्मूला जो आपको मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहने वाले एटम्स का स्मॉलेस्ट नंबर के साथ रेशियो बताता है, उसको आप एम्पिरिकल फार्मूला कहते हो। जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन का मॉलिक्यूल है C6H6, लेकिन अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा C1H1। सो स्मॉलेस्ट रेशियो जो आपको दिख रहा है कार्बन हाइड्रोजन का, दैट इज 1:1। सो कार्बन 1 हाइड्रोजन 1, सो CH इज एम्पिरिकल फार्मूला। सो वैसे ही यहाँ पर आपके मोनोमर का एम्पिरिकल फार्मूला और पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला आपको सेम दिखता है। सो मैं कहूँगा हियर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मोनोमर, empirical formula of monomer is always equals to empirical formula of polymer। वैसे ही अगर आप लोग बात करोगे कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में, सो मॉलिक्यूलर फार्मूले से आएगा मॉलिक्यूलर वेट। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर is the multiple of molecular weight of monomer। चलो इसका भी मतलब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि सर कैसे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये था आपका मोनोमर। मॉलिक्यूलर वेट अगर देखोगे तो कार्बन 2 है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 2 = 24, हाइड्रोजन है 4, सो 1 × 4, सो 24 + 4 दैट इज 28। सो 28 डाल्टन ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, है ना। लेकिन यहां पर जो मॉलिक्यूल आपको पॉलीमर मिल रहा है CH2 बॉन्ड CH2 n टाइम्स मान के चलो ये 1000 है ना, सॉरी 100 है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या बनेगा? C2 मतलब 12 × 2 मतलब 24, H4 मतलब +4 मतलब 28, कितने यूनिट है? 100, तो ये बन जाएगा 2800। मतलब सर इसका मॉलिक्यूलर वेट, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट ये मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट के मल्टीपल होता है, गुना होता है, 10 गुना, 15 गुना, 100 गुना, 2000 गुना। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज द मल्टीपल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर। सब उसके बाद में ये जो कम अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है, तो अनसैचुरेटेड मोनोमर्स कौन रहेगा? जैसे इथीन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इथीन नाम का अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल आपको ऐसे एडिशन पॉलीमराइजेशन देगा। वैसे ही अगर आप सर कोई हाइड्रोजन निकाल देते हो CH2 का और उसके जगह पर आप कोई X लगा देते हो, X का मतलब हो सकता है सर CH3, तो ये बन जाएगा प्रोपिलीन। X के जगह पर C6H5 लगाओगे, ये बनेगा स्टाइरीन। X के जगह पर आप लोग क्लोरीन लगाओगे, ये बन जाएगा विनिल क्लोराइड, जो इससे PVC बनता है। सर अगर X के जगह पर आप लोग लगा दोगे फॉर एग्जांपल CN, तो ये बन जाएगा एक्रिलोनाइट्रिल। सो ऑल दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन या इथीन। तो सर हम कहेंगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स देंगे, इथीन या इथीन के डेरिवेटिव्स, जिसमें हम लोगों ने X के जगह पर कभी CH3 रखते हैं तो ये प्रोपिलीन, X के जगह पर C6H5 रखते हैं तो स्टाइरीन, X के जगह पर क्लोरीन रखते हैं तो विनिल क्लोराइड, X के जगह पर CN रखते हैं तो एक्रिलोनाइट्राइल। सो ऑल दीज कंपाउंड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ दैट इथीन। तो सर यहाँ पर विनिल टाइप का ये जो CH2 डबल बॉन्ड CHX ये जो ग्रुप होता है इसको आप लोग विनिल ग्रुप कहते हो, और विनिल ग्रुप रहने वाले कंपाउंड का होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज विनिलिक पॉलीमराइजेशन। सो विनिलिक पॉलीमराइजेशन भी आप लोग उसे कहते हो। तो ये सब कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है?
द पॉलीमराइजेशन इन विच monomer is converted into polymer by the addition reaction is called as addition polymerization. It is given by unsaturated molecule having monomer having pi bond, multiple bond like ethene or derivatives of ethene. उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि सर here the monomers are adding in such a way there is a growth of chain, and that's why this is called as chain growth polymerization. No side product is formed. Empirical formula of monomer is equals to empirical formula of polymer. Molecular weight of polymer is the multiple of molecular weight of monomer, and since this polymerization is given by vinylic type compound, this polymerization is also called as vinylic polymerization. So addition polymerization को आप क्या क्या कह सकते हो? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कह सकते हो या विनिलिक पॉलीमराइजेशन कह सकते हो। लेकिन अभी ये जो आप पॉलीमर बना रहे हो, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHX, X के जगह पर H लगाओगे तो इथीन बनेगा, X के जगह पर आप Cl लगाओगे तो विनिल क्लोराइड बनेगा। रहने दो, मैं जनरल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो ये बन गया आपका विनिलिक कंपाउंड अल्कीन, और इसका अगर आप लोग पॉलीमराइजेशन करते हो तो आपको मिलेगा CH2 बॉन्ड CH X N टाइम्स, है ना। तो अभी ये जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कर रहे हो, डेफिनेटली आपको कोई तो भी कैटेलिस्ट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। कैटेलिस्ट आप तो एक पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर आप एसिड यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर आप बेस यूज कर सकते हो। सो डिपेंड करता है कि आप इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में कैटेलिस्ट के तौर पर क्या यूज करते हो। यदि आप इस विनिलिक पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में अगर आप पेरोक्साइड अगर यूज करते हो कैटेलिस्ट के तौर पर, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। यदि आप एसिड यूज करते हो तो उसे कहा जाता है कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, और यदि आप बेस यूज करते हो तो आप कहोगे उसे एनोनिक addition polymerization. It means that vinylic polymerization can further classified into three types, that is free radical polymerization, cationic polymerization, anionic polymerization, depending upon what type of catalyst we use, depending upon which स्पेसीज आर द चेन करियर्स। चेन को जो बढ़ा रहे हैं सर उसमें कौन है यहाँ पर करियर्स, सो उसके बेसिस पर हम कहेंगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन या विनिलिक पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, या फिर आप लोग कहोगे 2 टाइप्स। एक को कहोगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, और क्योंकि यहाँ पर आयंस तैयार हो रहे हैं तो आप इसको आयोनिक पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हो। आयोनिक के फिर 2 टाइप बताना पड़ेगा, कैटायनिक और एनोनिक। सो इस तरीके से सर हमारे पास में अब एडिशन पॉलीमराइजेशन के 3 रिएक्शन को यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करके देना है। सो उसमें से सबसे पहला जो टाइप यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सपोज टू बी ए टाइप, and that is free radical addition polymerization. So free radical addition polymerization ये रहेगा हमारा पहला मैकेनिज्म। एग्जाम में आपको 5 मार्क के लिए ये मैकेनिज्म पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइज, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ cationic addition polymerization, explain the mechanism of anionic addition polymerization. So सर यहाँ पर होता क्या है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में? सो हियर जो कुछ भी चेन सामने बढ़ती होगी, मतलब चेन प्रोपोगेट जब होती होगी, तो उस चेन को प्रोपोगेट करने के लिए जो चेन करियर्स रहेंगे आर फ्री रेडिकल्स। और दोस्तों फ्री रेडिकल्स दिस आर द हाईली अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट विच आर फॉर्म बाय द होमोलिटिक फिशन ऑफ एनी कंपाउंड। सो सर ये फ्री रेडिकल्स तभी बनते हैं जब आप रिएक्शन को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में परफॉर्म करते हो, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हीट,
या फिर इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, मतलब सनलाइट भी आप लोग कह सकते हो। सो इन दिस फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन चेन कैरियर्स आर हाईली अनस्टेबल फ्री रेडिकल्स। दिस इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हीट और अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद में सर फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन हम कब परफॉर्म करते हैं? सो सपोज आपका मोनोमर रहा CH2 डबल बॉन्ड CHX, तो ये आपका मोनोमर है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, ये मोनोमर के जगह पर आप क्या लगाते हो? H लगाओगे तो प्रोपिलीन, CH3 लगाओगे H लगाओगे तो इथिलीन, X लगाओगे CH3 लगाओगे प्रोपिलीन, C6H5 लगाओगे तो आप उसको क्या कहोगे? स्टायरीन कहोगे। तो सर इस तरीके से आप यहाँ पर X के जगह पर क्या यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैकेनिज्म कौन सा यूज करना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब X के जगह पर H प्रेजेंट होता है एंड H इज नाइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी नहीं है। नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप लगे रहते हैं तो सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप लगे रहते हैं तो ऐसे केसेस में हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन को प्रिफर करते हैं। सो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन कब करना? व्हेन द वैल्यू ऑफ X इज दैट इज neither electron donating nor electron withdrawing group or it may considered as electron donating group। तो इनके केस में आप लोगों को पॉलीमराइजेशन मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको पॉलीथीन तैयार करना है, सो पॉलीथीन के लिए आप लोग फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन प्रीफर कर सकते हो। आप पॉलीथीन के साथ साथ प्रोपिलीन भी आप लोग इसमें तैयार कर सकते हो। उसकी वजह हम लोग बात एक्सप्लेन करेंगे उसके मैकेनिज्म में, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये सब कुछ चीज़ें आप लोग याद रखोगे कि फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या। सर यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट चेन कैरियर्स ये फ्री रेडिकल्स होते होंगे। रेडिकल्स तभी तैयार होते हैं जब रिएक्शन में आप पेरोक्साइड यूज करते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, या रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हीट और अल्ट्रावायलेट रेज। Free radical addition polymerization prefers when the X is neither electron donating nor electron withdrawing। So polyethene बनाते समय हम free radical addition polymerization को प्रीफर करते हैं। अब सर रिएक्शन कैसे होगी? तो देखो अभी मैं सबसे पहले तो ये रिएक्शन कैसे होगी उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगा। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या है? सर ओवरऑल रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ X लिखता हूं। X के जगह पर आप हाइड्रोजन भी लिख सकते हो यदि एग्जाम में आपको पूछते हैं फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन एक्सप्लेन करो। सो सर ये रहा आपका मोनोमर, और ये मोनोमर को आप पॉलीमराइज करने जा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो रहेगा CH2 बॉन्ड CHX, और दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री रहेगी। तो ये N मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कंबाइन हुए और बन गया पॉलीमर। सो नाउ हाउ डज दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस? सबसे पहला तो सवाल ये है कि सर ये रिएक्शन हुई कैसे है? हाउ डज द केमिकल रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस? इट मीन्स वी हैव टू डिस्कस द मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म ऑफ अबाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। सो कौन सी स्टेप्स है? सबसे पहले तो पेरोक्साइड है तो चेन को इनिशिएट करेगा, चेन इनिशिएशन। तो जितने भी आज हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं वहाँ पर पहली स्टेप रहेगी चेन इनिशिएशन, दूसरी स्टेप रहेगी चेन प्रोपोगेशन, और तीसरी स्टेप रहेगी चेन टर्मिनेशन। ध्यान से समझना होगा, पहला ही मैकेनिज्म आप यदि समझते हो दूसरे तीसरे मैकेनिज्म के ऊपर आपको ज़्यादा समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेन इनिशिएशन, सर पेरोक्साइड मतलब मैं लेता हूँ या बेंजोइल पेरोक्साइड R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R,
चाहे तो आप R के जगह पर C6H5 लगा सकते हो, R के जगह पर C6H5 लगा सकते हो, मतलब ये पर्टिकुलर हो जाएगा बेंजोइल परऑक्साइड। अभी फिलहाल हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। पर ऑक्साइड का मतलब ही होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड रहने वाले मॉलिक्यूल्स, सो परऑक्साइड। सो परऑक्साइड ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सो इट विल अंडरगो होमोलिटिक फिशन। अब होमोलिटिक फिशन कैसे होगा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है और बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सर दोनों इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आपको मिलेगा R C डबल बॉन्ड O डॉट सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन। वैसे भी दूसरा भी फ्री रेडिकल वैसे ही मिलेगा RCOO डॉट। सर यहां पर मिल गया आपको परऑक्साइड फ्री रेडिकल, या सिंपली मैं लिखूंगा यहां पर सर हियर वी आर गेटिंग फ्री रेडिकल। सो यहां पर ऑक्सीजन के पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो फ्री रेडिकल्स कहोगे। सर फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू मेक इटसेल्फ स्टेबिलाइज। यहां पर होता क्या है, ऑक्सीजन कार्बन और R के बीच का बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद R चले जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ में, मतलब R डॉट, R मतलब कोई तो भी कार्बन रहने वाला ग्रुप, मतलब कार्बन के ऊपर सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बना देंगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। सो दिस इज अल्किल और अरिल फ्री रेडिकल। चलो, तो ये जो आप लोगों ने परऑक्साइड यहां पर यूज किए थे, ये परऑक्साइड का ये हाल हुआ है सर, और मुझे मिला R डॉट, मतलब अल्किल या अरिल फ्री रेडिकल। अल्किल कब, जब CH3 वगैरह रहेगा, C2H5 रहेगा। अरिल कब, जब बेंजीन रिंग वाले ग्रुप रहेंगे, फिनिल वगैरह, तब आप लोग उसको अरिल कहोगे। अब होगा क्या, अब यहां पर क्या तैयार हुआ है आपके पास में R डॉट, और R डॉट मतलब सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल, मतलब हाईली अनस्टेबल, सो डेफिनेटली दैट हाईली अनस्टेबल R डॉट विल अटैक ऑन द मोनोमर। तो आपके पास आपके रिएक्शन सिस्टम में ऐसे हजारों CH2 CHX CH2 CHX CH2 CHX ऐसे हजारों मोनोमर है। उस हजारों मोनोमर में से एक मोनोमर के पास में कौन गया, आपका अनस्टेबल फ्री रेडिकल। सो R डॉट विल अटैक ऑन CH2 डबल बॉन्ड CHX। यह आपका एक मोनोमर है आपके रिएक्शन सिस्टम में प्रेजेंट, और ये जाकर मोनोमर पर अटैक करेगा। अब सर ये R डॉट कार्बन का फ्री रेडिकल ऑलवेज फॉर्म फ्री रेडिकल, रिमेंबर दैट। सो R डॉट विल अटैक ऑन दिस कार्बन। अब कार्बन, यही कार्बन पर क्यों, ये कार्बन पर क्यों अटैक नहीं करता, तो सर ये X कुछ हद तक उसे स्टेबिलिटी दे सकता है। सो सर यहां पर कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा, वो भी सिमेट्रिकल टूटेगा, R CH2 CHX। R के पास में एक इलेक्ट्रॉन और CH2 के पास में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए। सो दोनों CH2 का एक इलेक्ट्रॉन, R का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बना रहा है बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाकर बैठा है, CHX के ऊपर। तो सर ये भी बन गया फ्री रेडिकल। सो मोनोमेरिक फ्री रेडिकल, मोनोमेरिक फ्री रेडिकल। चलो हजारों में से कितने मॉलिक्यूल अभी यहां पर इन्वॉल्व हुआ है, सिर्फ एक। सर चेन स्टार्ट हो चुकी है, चेन इनिशिएशन। सो चेन इनिशिएशन में मैंने कहा कि कैटलिस्ट परऑक्साइड अंडरगोज होमोलिटिक फिशन एंड फॉर्म फ्री रेडिकल्स। दिस फ्री रेडिकल विल फर्दर फॉर्म alkyl or aryl free radicals, and these alkyl or aryl free radical attack on one of the monomer present in the reaction system। मतलब हजार में से एक मोनोमर के ऊपर आपका R डॉट अटैक किया। अब कितने बचे, 9 बचे आपके रिएक्शन सिस्टम में। अब ये क्या करेगा मोनोमेरिक फ्री रेडिकल,
जो अभी कंटेनर में 999 जो कुछ भी मोनोमर बचे हैं उसमें से एक के पास में अटैक करने भागेगा। मतलब अब चेन इनिशिएट हुई है और अब बारी है चेन को सामने बढ़ाने की, एंड दैट इज चेन प्रोपोगेशन। अब यहां पर जगह बोर्ड पर इतनी नहीं है कि एक ही बोर्ड पर मैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिखा दूं। आपको चेन पर ओवरऑल रिएक्शन क्या है ये देखना पड़ेगा। मैकेनिज्म में पहली स्टेप कौन सी? चेन इनिशिएशन। और चेन इनिशिएशन में क्या हो रहा है ये मैंने आप लोगों को लिख कर दिया है, आप नोट करके रख सकते हो उसे। अब मैं चेन प्रोपोगेशन के तरफ चलूंगा। मान के चलो आपके कंटेनर में 1000 मोनोमर थे, 1000 में से एक मोनोमर के ऊपर किसने अटैक किया? तो आर डॉट ने अटैक किया। अब क्या बना? मोनोमेरिक फ्री रेडिकल। अब कितने मोनोमर बचे आपके कंटेनर में? 999 सर। अब सर ये मोनोमेरिक फ्री रेडिकल उस 999 मॉलिक्यूल के पास में जाएगा और फिर रिएक्शन को प्रोपोगेट करेगा, चेन प्रोपोगेशन। सो देखो अभी ध्यान से चेन प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है। आपके पास कौन तैयार हुआ था? CH2R, CHX और CHX। उसके ऊपर सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहे थे आपने? मोनोमेरिक फ्री रेडिकल। अब ये मोनोमेरिक फ्री रेडिकल उस कंटेनर में प्रेजेंट दूसरे मोनोमर के तरफ जाएगा। फ्री रेडिकल ऑलवेज फॉर्म फ्री रेडिकल, रिमेंबर दैट। ये तभी बना जब होमोलिटिक फिशन हुआ, यहां पर भी वैसे ही होगा। कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन पर जाएंगे। तो अब सर होगा क्या? ये सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन इस CH2 के साथ में अटैक करने जाएगा। R CH2 CHX। उसके बाद में सर ये CH2 का बॉन्ड टूटा, CHX। कार्बन के पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आने वाले फ्री रेडिकल के पास में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ही। दोनों कार्बन अपने सिंगल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आपस में बनाएंगे बॉन्ड। अब कितने मोनोमर अटैच्ड हुए? 2। मतलब हम कहेंगे डाइमेरिक फ्री रेडिकल। दूसरा तीसरा मैकेनिज्म आपको समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। पहला मैकेनिज्म यदि समझते हो तो सर यहां पर चेन करियर था आर डॉट फ्री रेडिकल, म्हणून मोनोमरचा बॉन्ड सुद्धा होमोलिटिकलीच तुटायचा। एका कार्बनवर तुमचा फ्री रेडिकल अटॅक करायचं आणि उरलेल्या कार्बनवर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमेरिक। पुन्हा सर तो तसाच करेल, पुन्हा त्या रिॲक्शन सिस्टीममध्ये प्रेझेंट असलेल्या आता किती उरले तुमच्या कंटेनरमध्ये? 998 मोनोमर। अब ये जाएगा और उस 998 वाला जो मोनोमर है उसके ऊपर जाकर अटैक करेगा। मतलब धीरे धीरे आपके कंटेनर में प्रेजेंट रहने वाले मोनोमर की संख्या कम हो रही है। सो देखो अभी क्या करता है। सो R CH2 CHX CH2 CHX, ये कार्बन सर, ये भी कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड वैसे ही टूटेगा। CH2 डॉट CH डॉट कार्बन के पास X, दोनों कार्बन कार्बन सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देंगे। ट्राइमेरिक फ्री रेडिकल, ट्राइमेरिक फ्री रेडिकल। और इसी तरीके से फिर से इसमें एक मॉलिक्यूल ऐड होगा और मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद CH2 CHX, और इस तरीके से सर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल गेट ऐड। और इसी तरीके से ये चेन क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। और फाइनली मैं लिखता हूं, फाइनल क्या मिलेगा? RCH2 CHX, एक यूनिट को मैंने छोड़ दिया। अब कौन बचा है? CH2 CHX। वैसे ही आखिरी में कौन बचता है? CH2 CHX, कार्बन के ऊपर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो पार्ट है यहाँ पर कितनी बार आया? एक ही बार लिखे। यहाँ 2 बार आता होगा, 3 4 5 ऐसे n टाइम्स रिपीट होता होगा। तो ये जो फ्री रेडिकल बना है इसको हम लोग कहेंगे पॉलीमेरिक फ्री रेडिकल। सो हियर वी गेट पॉलीमेरिक फ्री रेडिकल। अब आपके कंटेनर में प्रेजेंट जितने भी 1000 मॉलिक्यूल्स थे वो 1000 मॉलिक्यूल खत्म हो गए हैं। ये पहला, ये दूसरा,
और यहाँ पर हो गया ऐसे 998 मॉलिक्यूल की चेन, जो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब पॉलीमेरिक फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ये कोई स्टेबल कंपाउंड थोड़ी ना है सर, तो मुझे इस चेन को अभी क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। मतलब चेन टर्मिनेट करने का समय आ गया है, इस फ्री रेडिकल को स्टेबिलाइज करने का समय आ गया है। थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। ध्यान से देखोगे यही आप मैकेनिज्म, तो आपको सामने वाले मैकेनिज्म में ज़्यादा मातापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ट्रिक बता दूंगा कि क्या करना है। सर चेन टर्मिनेशन, अब चेन टर्मिनेशन की अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि सर यहाँ ये एक चेन बनी है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर और ये 998 मोनोमर की चेन, मतलब 1000। सर हजारों के हजार मॉलिक्यूल की चेन एक ही नहीं बनती, तो हो सकता है सर एक चेन 500 मॉलिक्यूल की बनी हो, 400 मॉलिक्यूल की बनी हो, एक फ्री रेडिकल पॉलीमेरिक चेन ये 600 मॉलिक्यूल की बनी हो। तो ये दो जो पॉलीमेरिक चेन हैं ये आपस में कंबाइन हो सकती है। सो दीज टू पॉलीमेरिक फ्री रेडिकल चेन can combine with each other to form a molecule or polymer. So लिख रहा हूं मैं यहाँ पर ट्वाइस RCH2 CHX, और यहाँ पर कौन रिपीट हो रहा है, CH2 CHX, ये रिपीट हो रहा है CH2 CHX। अब दूसरी भी चेन, अब इसको उल्टा कर दो, ये तो आपने एक सीधी चेन लिखे ही हो, अब ये चेन को आप लोग थोड़ा सा उल्टा कर दोगे। उल्टा जब करोगे तो कैसे लिख पाओगे आप लोग, अब मैं लिख रहा हूं CHX, क्योंकि वो भी CH के कार्बन के पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। उसके बाद उल्टा लिख रहे हैं अभी हम लोग, हाँ CH2, बाद में CHX CH2, बाद में CHX CHX CH2 और R, और यहाँ पर ये रहा आपका रिपीटिंग यूनिट, है ना। तो ये दो पॉलीमेरिक चेन अब आपस में क्या हो गई, कंबाइन हो गई, और इस तरीके से मिला हमें पॉलीमर। सो इस तरीके से मुझे यहाँ पर पॉलीमर मिल रहा है। सो चेन को टर्मिनेट करने का सबसे पहला तरीका कि दो पॉलीमेरिक फ्री रेडिकल चेन कैन कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ पॉलीमेरिक चेन, या फिर ऐसे भी हो सकता है दे कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि देखो यहाँ पर अभी क्या हो सकता है दूसरी, नहीं तो फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, इसमें मैं कोई रिएजेंट ऐड कर सकता हूँ, उस रिएजेंट का नाम है बेंजोक्विनोन, और बेंजोक्विनोन को मैं इनहिबिटर के तौर पर यूज कर सकता हूँ। नहीं तो फिर और एक तरीका मेरे पास में है कि ये तो है ही है, साथ साथ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, RCH2 CHX CH2 CHX n टाइम्स, और वैसे ही CH2 CHX, ये थी आपकी पहली चेन, है ना। अब दूसरी चेन भी आपके पास में प्रेजेंट है, क्या थी देखो जरा ध्यान से, CHX, ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा, CHX CH2 CHX CH2 n टाइम्स CHX CH2R, है ना, ये चेन थी। अब होगा क्या देखो, ये भी फ्री रेडिकल, तो होता क्या है सर, हियर वन चेन विल डोनेट इट्स प्रोटॉन, अपने पास का प्रोटॉन हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में डोनेट करिए। CH2 को आप क्या लिख सकते हो, CH, तो यहाँ का H डॉट जाकर कंबाइन हो सकता है CH डॉट से, तो ये क्या बन जाएगा अभी, CH2 बन जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर अभी क्या बचेगा, CH डबल बॉन्ड CHX, तो यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पर आपको यहाँ पर अल्केन ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ टर्मिनल पोजीशन पर क्या दिख रहा है, अल्कीन दिख रहा है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज अराइज होती है, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना है कि टू पॉलीमेरिक चेन विल कंबाइन, फ्री रेडिकल चेन विल कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ लार्ज जायंट मॉलिक्यूल एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। तो ये हो गई हमारी 3 स्टेप में मैकेनिज्म। पहली स्टेप क्या, पहली स्टेप चेन इनिशिएशन, RCOO OCOR होमोलिटिक फिशन,
RCOO डॉट RCOO डॉट, CO2 निकल गया, बचा R डॉट, R डॉट गया पहले मोनोमर के ऊपर अटैक किया, मोनोमेरिक फ्री रेडिकल, चेन इनिशिएशन खत्म। चेन प्रोपोगेशन, मोनोमेरिक फ्री रेडिकल जाएगा बचे हुए मोनोमर के पास, बनाएगा डायमेरिक फ्री रेडिकल, ऐसे ही ट्राइमेरिक और ऐसे ही पॉलीमेरिक फ्री रेडिकल को भी तैयार करेगा। और चेन टर्मिनेशन में हम कहेंगे कि यहाँ पर दो पॉलीमेरिक फ्री रेडिकल चेन कैन कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ पॉलीमेरिक चेन, लार्ज जायंट पॉलीमेरिक चेन, एंड विच इज नथिंग बट द फाइनल प्रोडक्ट। या फिर दूसरी भी पॉसिबिलिटी मैंने बताया कि एक चेन बनेगी अल्केन वाली तो एक चेन बन सकती है अल्कीन वाली। सो दिस इज अबाउट द फ्री रेडिकल चेन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर मैंने X लिया है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर X के जगह पर H लेना है तो H ले सकते हो, तो पॉलीइथीन बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन को, सॉरी चेन फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद में सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड होता है आयोनिक मैकेनिज्म। और आयोनिक में आयंस मतलब क्या, तो यहाँ पर कोई स्पेसिस के ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नहीं तो स्पेसिस के ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा। पॉजिटिव चार्ज यदि रहता है तो कटायन और निगेटिव चार्ज रहता है तो अनायन। तो सेकेंड मैकेनिज्म जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकेंड नंबर, एंड दैट इज कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो ध्यान से देखोगे अभी कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। सर एज नेम सजेस्ट कि यहाँ पर चेन करियर्स पॉजिटिवली चार्ज कटायंस रहते होंगे। सो चेन करियर्स आर पॉजिटिवली चार्ज कटायंस। कटायंस कौन जनरेट करता है, H प्लस आयन कौन जनरेट करता है, एसिड। सो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिड या फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इन ट्रेसेस ऑफ वाटर, थोड़ा सा वाटर भी लगेगा क्योंकि H प्लस जो बाहर निकालना है मुझे रिएक्शन के लिए। उसके बाद में यहां पर अगर देखोगे, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय दोज मोनोमर in which that X is CH3 and CH3 is electron donating group। अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही क्यों रहेगा उसका भी हिसाब हम लोग कि वाई सर ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक अल्किल ग्रुप शुड बी देयर इन कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। उसके बाद में सर इसका हम लोग सब एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब यहाँ पर ये मैकेनिज्म क्या रहेगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या है। सो सबसे पहले कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो रिएक्शन को प्रोपोगेट करने वाले हैं वो है चेन करियर्स एंड दैट आर पॉजिटिवली चार्ज कटायंस। प्रीवियस मैकेनिज्म में चेन करियर्स थे फ्री रेडिकल सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले। सर फ्री रेडिकल तैयार होते थे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो आप लिखते थे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लाइट और हीट। यहाँ पर कटायंस जनरेट करने हैं, सो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक H2SO4 या लेविस एसिड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इन ट्रेसेस ऑफ वाटर टू जनरेट H प्लस आयन। और तीसरा कि वहां पर आप लोगों ने कहते कि अगर कार्बन के साथ अटैच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं रहता है, सिंपली हाइड्रोजन यदि रहता है, तो वैसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं। या फिर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में भी यूज कर सकते हैं। सो सर ये कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, तो आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन रहेगा कंप्लीट 5 मार्क के लिए कि एक्सप्लेन द कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। तो ये इसके लिए आपको पहले डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप लोग अब जाओगे ओवरऑल रिएक्शन के तरफ। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या, ओवरऑल रिएक्शन सिर्फ हमें समझने के लिए, एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। सो ओवरऑल रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CHX पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं मैं इन प्रेजेंस ऑफ सपोज टू बी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड वाटर, और यहां पर आपको मिल रहा है CH2 बॉन्ड CHX एन टाइम्स। अगर आपको कोई कहेगा पॉलीप्रोपिलीन तैयार करके दिखाओ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन से, सो यू हैव टू हियर रिप्लेस X by CH3।
सो हियर ऑल्सो इन आंसर x के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, CH3 लिखना पड़ेगा। लेकिन जनरली एग्जाम में आपको रहते हैं जनरल एग्जाम्पल, यदि कोई पूछते हैं ऐसे कि पॉलीप्रोपिलीन का कैटायनिक पॉलीमराइजेशन को एक्सप्लेन करो, तो आप लोग x के जगह पर CH3 लगाओगे। यहाँ पर हम लोग जनरल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, आप कोई भी ग्रुप वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा सकते हो। तो ये हो गई सर हमारी रिएक्शन। नाउ हाउ डज द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और उसी का स्टेप वाइज स्टडी करना मतलब मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म ऑफ अबाउ रिएक्शन इज एज फॉलो। पहली स्टेप जैसे कि आपने कहे सर चेन इनिशिएशन। सो ये चेन इनिशिएट कैसे क्या होती है, तो एरो के ऊपर जो प्रेजेंट है उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान दोगे। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, सो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इट विल withdraw the electron pair from boron, and that's why boron will acquire partial positive charge. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया है बोरॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लेविस एसिड के तौर पर काम करता है। और वो लेविस एसिड के तौर पर यदि काम करता है तो वाटर में कौन है, HOH। सर इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, वो HOH को तोड़ देता है, ऑक्सीजन के ऊपर आता है निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यही निगेटिव चार्ज से बनाता है इस तरीके से बॉन्ड। सो ये रहा आप लोगों का मॉलिक्यूल। बोरॉन को इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के फॉर्म में मिले, निगेटिव चार्ज, या फिर आप सिंपली लिख सकते थे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड OH माइनस प्लस कौन तैयार हुआ, H प्लस, और ये H प्लस है सर हमारा चेन करियर। पहले कौन था, R डॉट था फ्री रेडिकल। सो अब ये H प्लस जाएगा हजारों में से एक मोनोमर के तरफ। सो H प्लस विल अटैक ऑन वन ऑफ द मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CHX। सर जब भी क्या था, R डॉट था, वो तो CH2 डबल बॉन्ड CHX के ऊपर अटैक करता था। R डॉट मतलब सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने वाले स्पेसीज को सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, और सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन तभी जनरेट होता है जब होमोलिटिक फिशन होता है, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास एक एक चले जाना। तो राइट हैंड साइड के कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन जाता था और लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन पर एक। तो अब ये R डॉट कार्बन डॉट के साथ दो इलेक्ट्रॉन आ गए ना अभी, तो बॉन्ड बना देता था। तो X जिस पर लगा रहता था उसके ऊपर आता था सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर अभी ऐसे नहीं होगा, यहां पर आने वाला मेहमान है H प्लस, कार्बन पर अटैक करना चाहता है। तो कार्बन पर जब अटैक करेगा तो कार्बन पर कौन सा चार्ज चाहिए, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज तभी आएगा जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन पर आ जाएंगे, मतलब ये कार्बन बन जाएगा निगेटिव और राइट हैंड साइड का कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव कार्बन पर जाकर अटैक कर सकता है आपका चेन करियर H प्लस। तो ये हो गया सर मोनोमेरिक, एक ही मॉलिक्यूल है, मोनोमेरिक पॉजिटिव चार्ज है कटायन, तभी क्या तैयार हुआ था, मोनोमेरिक फ्री रेडिकल। और डिफरेंस ध्यान में रखो, बड़ा आसान लगेगा आपको ये मैकेनिज्म भी। सर सेकेंड स्टेप की अगर बात करता हूं तो सेकेंड स्टेप होती है चेन प्रोपोगेशन। अब मान के चलो कि आपके कंटेनर में 1000 मॉलिक्यूल है और 1000 मॉलिक्यूल में से एक के ऊपर H प्लस ने अटैक कर लिया है और मोनोमेरिक फ्री रेडिकल कटायन बनाया है। अब ये मोनोमेरिक कटायन अब बचे हुए जो 999 मॉलिक्यूल्स है उसमें से एक के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आना, निगेटिव चार्ज आना, सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन आना सिस्टम को लेस स्टेबल बना देता है। तो अब होगा क्या, ये मोनोमेरिक फ्री रेडिकल मोनोमेरिक कार्बोकटायन विल अटैक ऑन another monomer present in the system। और किस तरीके से रिएक्शन देगा, वैसे ही सर जैसे अभी आपने कहे थे, बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन के तरफ, ये बन जाएगा HCH2 CHX, कार्बन पॉजिटिव कार्बन निगेटिव बॉन्ड बनाएगा, CHX राइट हैंड साइड के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
सर ये बन गया डायमेरिक फ्री रेडिकल, और ऐसे ही डायमेरिक कटायन का पॉजिटिव चार्ज है ना, कटायन। सर वैसे तीसरा मॉलिक्यूल भी आएगा CH2CHX, वैसे ही ये जाकर तीसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा HCH2CHX, CH2CHX, और ये कौन अटैच हो जाएगा CH2CHX, राइट हैंड साइड के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। सर ये ट्राइमेरिक फ्री रेडिकल। और इसी तरीके से आपके सिस्टम में प्रेजेंट सभी के सभी मॉलिक्यूल कंबाइन होते जाएंगे और एट लास्ट बनेगा पॉलीमेरिक कार्बोकटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बनेगा HCH2CHX, CH2CHX, CH2CHX। राईट हँड साईडला एक CH2CHX युनिट सोडून द्यायचं, लेफ्ट हँड साईडला एक CH2CHX युनिट सोडून द्यायचं, आणि मध्ये जो युनिट आहे त्याला N ने रिप्रेझेंट करायचं, याला म्हणायचं पॉलीमेरिक कार्बोकटायन या पॉलीमेरिक कटायन। सेकेंड स्टेप, थ्योरी कैसे लिखना। थ्योरी तो अभी ये BSc 6 सेमेस्टर के लेवल पर नहीं बतानी चाहिए कि थ्योरी कैसे लिखना है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बीइंग लेविस एसिड, इट विल अटैक ऑन वाटर एंड फॉर्म BF3OH minus and H plus ion. These H plus ion are nothing but the cations and which are chain carriers. They will attack on monomer, one of the monomer, and form monomeric cation. Second step में chain propagation की पूरी reaction लिखना। Now the monomeric carbocation will attack on another monomer present in the system and form dimeric, trimeric and finally पॉलीमेरिक फ्री रेडिकल। तो ये हो गई आपके रिएक्शन की भी थ्योरी। और अब तीसरी स्टेप में क्या लिखेंगे हम, चेन टर्मिनेशन। क्योंकि सर हमारे कंटेनर में प्रेजेंट जितने भी मोनोमर थे 1000, वो पूरे के पूरे यूज हो गए। ये एक और ये 998 सब यूज हो गए, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कटायन। और कटायन कोई स्टेबल मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, तो स्टेबिलाइज करना पड़ेगा सर, उसे टर्मिनेट करना पड़ेगा उसे। सो HCH2CHX, मैं फिर से वही मॉलिक्यूल लिख रहा हूं जो सेकेंड स्टेप में लिखा हूं CHX, और वैसे ही कौन है उधर CH2CHX पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज को निकालने के लिए आपके पास कौन है, तो पहली स्टेप में कौन बचा था BF3 एंड OH माइनस। सो BF3OH माइनस स्ट्रक्चर बताया कैसे रहता है। अब यहां कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ये अनस्टेबल है, तो एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन निकल जाएगा H प्लस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर के बिना। ये H प्लस OH माइनस उसे खींचेगा, मतलब H2O, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड निकल गए बाहर। और अब क्या बचेगा, तो बचेगा अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल क्या बनता है HCH2CHX, CH2CHX N टाइम्स, और आखिरी में क्या लिखोगे CH डबल बॉन्ड CHX। तो ये बन गया हमारा पॉलीमर। सो इन दिस वे वी कॅन एक्सप्लेन द चेन टर्मिनेशन। मग लिहायचं इथे हा पॉलिमेरिक कार्बोकटायन आहे, आणि मग तिथे लिहायचं की दीज पॉलिमेरिक BF3OH minus abstract proton from polymeric carbocation chain and form polymer। एक चीज ध्यान रखना, या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कैटलिस्ट का काम करता है, जो रिएक्शन को शुरू करने का काम करता है, और वाटर ये को कैटलिस्ट है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की वजह से वाटर डिसोसिएट होकर H प्लस आयन बना है। सर ये वाटर को कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये हो गई आपका सेकेंड मैकेनिज्म, जिसको आप लोगों ने कहे कौन सा मैकेनिज्म, कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। और अभी मैं यहीं पर लिख देता हूं, आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। सी क्या नाम रहेगा उसका, एनोइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। चेंजेस क्या करता हूं, ध्यान से देखते जाओ, चेंजेस क्या करता हूं। सर ये एनोइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन
कैटोनिक में क्या लिखे थे, चेन करियर्स आर कटायन, यहां पर क्या लिखोगे, एज नेम सजेस्ट चेन करियर्स आर अनायंस। वहां पर क्या लिखे थे, वहां पर रिएक्शन होती थी किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, कटायनिक में। यहां पर क्या लिखोगे, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस रहना चाहिए। कैटोनिक में आपने लिखे थे कि X शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तब जाकर ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर सकता है, उसे ज्यादा स्टेबल बना सकता है। सो तीसरे स्टेप में यहां पर क्या लिखेंगे कि X शुड बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहना चाहिए। सो ये 3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, किसके बारे में, एनोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या लिखोगे, पहला, the chain carriers are negatively charged anions. These reactions are carried out in presence of strong base like potassium amide KNH2 और sodium amide NaNH2। और तीसरा पॉइंट लिखोगे कि this type of polymerization is carried out when X is electron withdrawing group, मतलब X के जगह पर आपको अगर लगाना है CN या फिर आपको लगाना है C6H5 फिनिल ग्रुप, या फिर लगाना है हेलोजन जैसा क्लोरीन, तो पीवीसी बनाने में, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल बनाने में या पॉलीस्टाइरीन बनाने में हम ये एनोनिक मैकेनिज्म को यूज करते हैं। चेंजेस क्या करना है ध्यान से देखते जाओ, इसके ऊपर समय खर्च करके कोई भी मतलब नहीं। अब देखते जाओ ध्यान से। सर ये रिएक्शन रही, X इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सर ये करना होगा आपको स्ट्रॉन्ग बेस KNH2 के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस ही लगेगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों, सर बेस मतलब OH माइनस है जो दूसरे का H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन यहां पर NH2 ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज रहना मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए चाहिए ताकि वो कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड तोड़ सके। सर कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड भी निगेटिवली चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जाने वाला मेहमान भी निगेटिवली चार्ज, तो निगेटिव निगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन के कारण कोई सादा सुदा बेस जाकर अटैक नहीं कर सकता और इसीलिए अटैक करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का रहना जरूरी है। सो स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया, वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट। फक्त ॲरोवरचं कंपाऊंड बदलवलं मी K प्लस NH2। मग चेन इनिशिएट कशी होईल, तर मगाचं जर बोरॉन ट्रायफ्लोराइड आणि वॉटर होतं, आता कोण आहे तर KNH2, तर इथे नावावरूनच दिसते आहे मला सरळ की हा डिसोसिएट होईल आणि K प्लस आणि काय बनेल NH2 माइनस, एंड दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, चेंजेस देखते जाओ सिर्फ। सर जब भी H प्लस जनरेट हुआ था तो H प्लस अटैक करता था, अब कौन जनरेट हुआ है NH2 माइनस अनायन। ध्यान से देखो अभी, सर अब ये निगेटिव चार्ज है, ये कार्बन पर अटैक करना चाहता है, तो ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल उल्टा, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड के कार्बन के तरफ शिफ्ट होंगे ताकि ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और राइट हैंड साइड के कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। कौन अटैच हुआ, NH2। सर मोनोमेरिक फ्री रेडिकल तयार हुआ। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का बरं पाहिजे, कारण की कार्बनवर येत आहे निगेटिव्ह चार्ज, आणि निगेटिव्ह चार्ज कार्बनला त्याची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ओढू शकतो हा X, म्हणून इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाहिजे आहे। सो ये हो गया मोनोमेरिक अनायन। अब निगेटिव चार्ज है तो आप लोग क्या लिखोगे, अनायन लिखोगे। सर ये हो गई चेन इनिशिएशन की स्टेप, थ्योरी बिल्कुल वैसे ही। पोटेशियम अमाइड अंडरगोज डिसोसिएशन एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस विल अटैक ऑन वन ऑफ द मोनोमर एंड फॉर्म मोनोमेरिक अनायन। अब मोनोमेरिक अनायन है, ये H के जगह पर कौन आया हमारा, NH2। राइट हैंड साइड के कार्बन पर कौन सा चार्ज आया है, निगेटिव चार्ज। अटैक करेगा इस तरीके से, कौन सा चार्ज, H के जगह पर क्या, NH2। मतलब बाकी पिक्चर सेम टू सेम, H के जगह पर NH2, पॉजिटिव चार्ज के जगह पर निगेटिव चार्ज, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं।
ये हो गया सर वैसे ही सेम टू सेम H के जगह पर NH2 और राइट हैंड साइड के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव के जगह निगेटिव चार्ज। क्या बन गया है? ये पॉलीमेरिक अनायन बन गया है। ये कटायन था, अब ये क्या हो जाएगा? अनायन। ये क्या हो जाएगा? अनायन। ये क्या हो जाएगा? अनायन। सो पॉलीमेरिक अनायन बना। सो हियर चेन करियर्स आर स्ट्रॉन्ग बेसेस निगेटिवली चार्ज्ड अनायंस। तो ये चेन इनिशिएशन और चेन प्रोपोगेशन की स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन की बारी है, मतलब मॉलिक्यूल तो खत्म हो गए सर हमारे सिस्टम में प्रेजेंट, लेकिन राइट हैंड साइड के कार्बन पर क्या आ रहा है? निगेटिव चार्ज। वो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, तो अब हम लोग क्या करेंगे? चेन को टर्मिनेट करेंगे। अब चेन को टर्मिनेट करने के लिए क्या उपाय आपके पास में है? ध्यान से देखते जाओ। मैं वही चेन पूरा जैसे के वैसे लिख रहा हूं। NH2 CH2 CHX CH2 CHX और यहाँ पर आखिरी में लिखोगे CH2 CHX माइनस। तो सर ये कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये बाजू वाला कार्बन पर लगा हुआ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किसके फॉर्म में निकल सकता है? H माइनस के फॉर्म में। जब ये H प्लस के फॉर्म में निकलता था ये निगेटिव चार्ज से बनेगा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H प्लस को लेकर भागना पड़ेगा, लेकिन अपने आप थोड़ी ना। तो पहली स्टेप में कौन बचा हुआ है? K प्लस। तो ये K प्लस H माइनस को बाहर निकाल देगा, मतलब माइनस KH, या राइट हैंड साइड में लिख सकते थे। अब बचा क्या है? वो लिख दो जैसे के वैसे। NH2 CH2 CHX CH2 CHX N टाइम्स, और राइट हैंड साइड में क्या बचा? CH डबल बॉन्ड CHX। हो गया सर, ये बन गया है पॉलीमर। लेकिन सर दिक्कत क्या है? सर मुझे टर्मिनल पोजीशन पर NH2 नहीं चाहिए है। NH2 प्रेजेंट रहने से मॉलिक्यूल का नेचर क्या बन जाएगा? थोड़ा सा बेसिक बन जाएगा, तो मुझे नहीं चाहिए हो। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? ये जो कुछ भी पॉलीमर तैयार हुआ है मैं उसकी रिएक्शन फिर से KH के साथ करूंगा। अब KH के साथ में रिएक्शन होगी अपने आप, और यहाँ का NH2 और यहाँ का K प्लस, मतलब क्या निकल जाएगा बाहर? KNH2 बाहर निकल जाएगा। मतलब जो लिए थे आपने KNH2 स्टार्टिंग में वो वापस, और आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा आप लोगों को? प्रोडक्ट मिलेगा NH2 के जगह पर अब आ जाएगा H, CH2 CHX CH2 CHX, यहाँ पर N टाइम्स, और आखिरी में CH डबल बॉन्ड CHX, और साथ में कौन निकला बाहर? KNH2 जो लिए थे स्टार्टिंग मटेरियल कैटलिस्ट के तौर पर वापस कर दिए हैं। तो ये बन गया सर पॉलीमर। तो ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन में आप एग्जाम्पल ले सकते हो एक्रिलोनाइट्राइल, तो आपको मिलता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। एग्जाम्पल ले सकते हो क्लोरीन विनिल क्लोराइड, तो ये बन जाएगा पॉलीविनिल क्लोराइड PVC। C6H5 अगर लेते हो तो ये है स्टाइरीन, और यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा पॉलीस्टाइरीन। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में आपको जनरल रिएक्शन ही पूछते हैं X के लैंग्वेज में। सो दिस इज अबाउट द ऑल अबाउट द मैकेनिज्म रिलेटेड टू द एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। एक फ्रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, और बिल्कुल मिलता जुलता एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। जनरली एग्जाम में, हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में इन तीन मैकेनिज्म में से एक मैकेनिज्म आपको 5 मार्क के लिए रहता है। सो हियर आई हैव टू स्टॉप। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमें कुछ पॉलीअमाइड या पॉलीएस्टर तैयार भी करके दिखाना है यहाँ पर। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड सिंथेसिस ऑफ सम कॉमन polyamides or polyester. So today we have to stop here. Thank you so much.